अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सबको वेलकम। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया भर में फैली हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को एग्जामिन करते हैं और उनमें मौजूद फैक्ट्स और अफवाहों को अलग कर देते हैं ताकि सच और झूठ में फ़र्क वाज़िया हो जाए। पार्ट 1 में हमने बरमूदा ट्रायंगल को इब्तदाई तौर पर डिस्कस किया था, मगर आज हम इस बरमूदा ट्रायंगल की गहराई में गोते लगाएंगे और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन रेज करेंगे और इन क्वेश्चन को आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बरमूदा ट्रायंगल वाकई एक ट्रायंगल की शक्ल में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 2, बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है कि वहाँ से आज तक वापस कोई नहीं आया और ना ही उन लोगों की कोई निशानी मिली? क्वेश्चन नंबर 3, क्या दुनिया में ऐसा कोई और इलाका भी है जहाँ बरमूदा ट्रायंगल की तरह सिमिलर वाक़यात होते हों? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 3 का आंसर कर देता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल एक और ऐसा समुद्री इलाका भी है जहाँ एग्जैक्टली वैसे ही किस्से मशहूर हैं जैसे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बट बरमूदा ट्रायंगल की तरह पुरस्कार और हादसात का मरकज़ जापान का ड्रैगन ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम मालूमात है, मगर जापान की गवर्नमेंट ने लोगों को इन इलाकों से दूर रहने का हुक्म जारी कर रखा है। यहाँ भी बरमूदा ट्रायंगल की तरह बड़ी तादाद में सी शिप्स, सबमरीन्स, एयरप्लेन्स इन इलाकों में गायब होते रहते हैं, बल्कि रिसर्च करने वालों का कहना है कि ये तादाद बरमूदा ट्रायंगल से कहीं ज़्यादा है। ये इलाका पैसिफिक ओशियन में जापान और फिलिपीन के इलाके में है। ये ट्रायंगल जापान के साहिली शहर योकोहामा से फिलिपीन के जजीरे गुआम तक और गुआम से फिर जापान के मरियाना जज़ायर तक और फिर मरियाना से योकोहामा तक बनती है। मरियाना ट्रेंच पर सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया था। इस समंदर को जापानी लोग मानो ऊमी कहते हैं, जिसके मायने हैं शैतानी समंदर के। बरमूदा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल पर रिसर्च करने वालों में एक बड़ा नाम चार्ल्स बार्टस का है। वो अपनी किताब द ड्रैगन ट्रायंगल में लिखते हैं कि 1952 से 1957 तक जापान ने अपने 5 बड़े फौजी जहाज़ इस इलाके में खोए और इन जहाज़ों में गायब होने वाले लोगों की तादाद 700 से ज़ायद है। इस ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जापानी गवर्नमेंट ने 100 साइंटिस्ट की एक टीम को एक जहाज़ पर सवार किया, लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले खुद ही एक मिस्ट्री बन गए। इसके बाद जापानी गवर्नमेंट ने इस इलाके को ख़तरनाक करार दिया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बहरी लड़ाई में जापान को अपने 5 त्यारा बरदार जहाज़ों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा 320 त्यारे, 10 जंगी जहाज़, 10 वारशिप्स, 9 स्पीड बोट्स और 200 खुदकुश त्यारे भी इस ट्रायंगल में तबाह हो चुके हैं। जंग के दौरान कह सकते हैं कि ये सब दुश्मन इत्तेहादियों ने किया होगा, लेकिन इन बहरी जहाज़ों में से एक ऐसा जहाज़ भी शामिल था जो बगैर किसी हादसे के गायब हो गया। हालांकि वहाँ अभी तक ना तो अमेरिकी और ना ही बरतानवी जहाज़ पहुँचे थे। अब इस मामले पर जब रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स का कहना था कि ये बात इंतहाई मशकूक है कि इन जहाज़ों को दुश्मन ने डुबोया हो, क्योंकि ये जहाज़ अभी तक अपनी समंदरी हदूद में थे और वहाँ किसी भी दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं था। इस सब को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में कोई और छुपी हुई कुव्वत भी मौजूद थी जो इस जंग में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को कामयाब देखना चाहती थी। अब यहाँ होने वाले मशहूर हादसात के बारे में जानते हैं। नंबर 1, 5 दिसंबर 1945 को 5 अमेरिकी बमबार त्यारे एक साथ बरमूदा की फ़िज़ाओं में गायब हो गए। फिर इनकी तलाश में एक और त्यारा गया और वो भी तलाश ना किया जा सका। नंबर 2, 3 जुलाई 1947 को अमेरिकी फ़ज़ाइया का C-45 बरमूदा की फ़िज़ाओं में हमेशा के लिए गायब हो गया। नंबर 3, 28 दिसंबर 1948 को DC-3 त्यारा 27 पैसेंजर्स को लेकर बरमूदा के आसमान में गायब हुआ या पानी की गहराइयों में जा छुपा, कुछ खबर नहीं। अब वक्त है इनमें से एक ऐसे वाक़े की तफसील आपको बताने का जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5 दिसंबर 1945 के दिन तकरीबन 2:10
10 पर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के फोर्ट लाउडरडेले एयर बेस से फ़्लाइट 19 के 5 एवेंजर्स तैयारे उड़े और अपने मुकर्ररा रूट पर चंद चक्कर लगाए। इसके बाद तकरीबन 4 बजे एयर बेस को इन 5 में से एक तैयारे के पायलट की जानिब से एक वॉइस मैसेज रिसीव होता है, जिसमें स्क्वाड्रन कमांडर चीख चीख कर पुकार रहा होता है कि जो मैं आपको वर्ड टू वर्ड सुनाने लगा हूँ, जिसमें आपने बहुत गौर से सुनना है। पायलट कहता है कि हमें अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना है। ऐसा लगता है कि हम अपने रूट से बिल्कुल हट चुके हैं। मैं ज़मीन नहीं देख पा रहा हूँ, मैं ज़मीन नहीं देख पा रहा हूँ। एयरबेस से जवाब आता है कि आप किस जगह पर हैं। पायलट बोलता है कि मैं अपनी जगह का तयन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हम कहाँ हैं। मेरा ख्याल है कि हम फ़ज़ा में ही कहीं गुम हो चुके हैं। अब एयरबेस की तरफ से जवाब आता है, मगरिब की सिमत में उड़ान जारी रखो। पायलट बोलता है कि मुझे नहीं पता मगरिब सिमत किस तरफ है, हर चीज़ अजीब व गरीब नज़र आ रही है। मैं किसी सिमत का तयन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारे सामने मौजूद समंदर भी अजीब शक्ल में नज़र आ रहा है, मैं इसको भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। अब एयरबेस में मौजूद अमला खासा परेशान था। इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि पायलट सिमत का तयन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर तैयारे का नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था तब भी ये सूरज के ग़रूब होने का टाइम था और पायलट सूरज को मगरिब में ग़रूब होता देखकर बासानी मगरिबी सिमत का पता कर सकता था। लेकिन पायलट कह रहा था कि वो सिमतों का पता नहीं चला पा रहा, आखिर वो कहाँ चला गया था। इसके बाद एयरबेस और पायलट का राब्ता टूट गया। इसके अलावा एक और कॉल भी रिकॉर्ड हुई जो इन 5 तैयारों के पायलट्स आपस में बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम इस वक्त कहाँ हैं। एक पायलट बोलता है कि मेरा ख्याल है कि हम एयरबेस से 225 मील शमाल की जानिब उड़ रहे हैं। इसके बाद आवाज़ आती है और पायलट कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं। अब ये पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। और वो कहता है कि हम मुकम्मल तौर पर सिमत को खो चुके हैं और इसके बाद ये 5 तैयारे हमेशा के लिए इस समंदर के पानियों में खो कर रह गए। इन 5 तैयारों को तलाश करने के लिए इसी शाम यानी 5 दिसंबर को शाम 7:30 पर मार्टिन मरीनर नाम का रेस्क्यू तैयारा रवाना किया गया। ये तैयारा इमदादी कामों के लिए ख़ास होता है, जिसमें पानी पर उतरने की भी सलाहियत होती है। अब इस रेस्क्यू करने वाले जहाज़ ने 5 तैयारों के गुम होने की लोकेशन पर पहुंचकर एयरबेस से रब्ता किया, मगर इसी के साथ ही इसका भी रब्ता टूट गया और ये भी गायब हो गया। फ़ौरन इन तैयारों को तलाश करने के लिए अमरीकी फ़ज़ाइया और बहरिया ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर इलाके की फ़ज़ाई और समंदरी हदूद को छान मारा, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिल सका। रात की दरमियानी शब एयरबेस को एक गैर वाज़िया मैसेज मिला जिसमें लिखा था FT। इस वॉइस मैसेज को सेंड करने वाले की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। अब इस पैगाम ने एयरबेस में मौजूद हर एक को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि ये कोड फ़्लाइट 19 का क्रू ही यूज़ करता था। इसका मतलब ये था कि इनमें से अभी तक कोई ज़िंदा है, लेकिन कहाँ। इस मैसेज के मिलने से पहले इस इलाके का चप्पा चप्पा चांद मारा गया था, लेकिन ये राब्ता आखिर किस जगह से किया गया था। अब तमाम पॉइंट को लिंक किया जाए तो एक बहुत अजीब सवाल माइंड में आता है कि क्या बरमूदा के पानी के अंदर इन लोगों को अगवा करके ले जाया गया था। अब इतने बड़े मैसेज के मिलने के बाद नेक्स्ट डे इन गायबशुदा तैयारों को तलाश करने के लिए 300 तैयारे, सैकड़ों कश्तियाँ, कई सबमरीन, हत्ता कि इस इलाके में मौजूद ब्रिटिश आर्मी भी पहुंच गई, लेकिन इतना भी पता नहीं चल सका कि इन तैयारों को हादसा क्या पेश आया है और वो सब कहाँ चले गए हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि अगर इन तैयारों को कोई हादसा पेश आया होता तो क्या इनमें मौजूद माहिर पायलट लाइफ जैकेट के साथ तैयारे से छलांग भी ना लगा सके, यानी इनको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि वो इस तैयारे से छलांग लगा सकें। दूसरी बात ये कि तैयारे शाम के बाद गायब हो गए। इसके फ़ौरन बाद इनकी तलाश में तैयारे उड़े और तमाम इलाकों में इनको तलाश किया गया, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद रात में जो पैगाम मिला वो राब्ता कहाँ से किया गया था। हादसे के वक्त हादसे की जगह से गायब मौजूद लोगों को
بتایا گیا اور ان سے بیانات لیے گئے۔ یہ بیانات ایسے پراسرار تھے جو کہ کچھ پراسرار چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا ان تیاروں کی تلاش کرنے والوں نے یہ بات نوٹ کی کہ سمندر کے پانی کے کچھ حصے کو گہری دھند ڈھانپے ہوئے ہے، پھر وہ دھند سفید رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ یاد رہے برمودا کے پانیوں پر یہ مخصوص دھند UFOs کے سمندر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ اب یاد کریں کہ یہی بات اس پائلٹ نے بھی کہی تھی کہ ہم سفید پانیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب غور کیا جائے تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ وہاں پیش آتا ہے تو یہ وائٹ فوگ اچانک سے آ جاتی ہے اور پھر سب وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایئرپلینس ہوں، بڑے بڑے سی شپس ہوں یا کوئی سب مرینز، کوئی بھی اس وائٹ فوگ سے باہر نہیں نکل پاتا۔ اب یہاں میں 2 طرح کی تھیوریز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ تھیوری یہ کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہاں اچانک سے گریویٹیشنل فورس میں کوئی چینجز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ایسا پورٹل اوپن ہو جاتا ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں چلی جاتی ہیں اور کسی دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ تھیوری یہ کہ یہ سب جان بوجھ کر اس علاقے میں موجود خفیہ طاقت کروا رہی ہے، اور جب بھی وہاں سے کسی کو اغوا کروانا ہو تو اپنی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وہاں ایسی وائٹ کلر کی فوگ پیدا کی جاتی ہے اور پھر وہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے اس شیطانی طاقت کے سیکرٹ بیس پر لے جایا جاتا ہے، اور بہت حد تک ممکن ہے کہ یہ بیس سمندر کے اندر ہی بنائی گئی ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بار جب یہ فوگ لوگوں نے دیکھی تو اس ٹائم انہوں نے UFOs کو بھی سمندر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ان دونوں تھیوریز میں سے صحیح کون سی ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون سی تھیوری کتنی صحیح ہو سکتی ہے اور کیوں۔ ان دونوں تھیوریز پر میں اپنی رائے نیکسٹ پارٹ میں دوں گا، اور نیکسٹ پارٹ میں آپ کو میں ایسے حیرت انگیز واقعے سنانے والا ہوں جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ کیا واقعی ہم انسان اس دنیا میں اکیلے ہیں یا کوئی ایسی طاقتور مخلوق بھی موجود ہے جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے خاموشی سے تیاری کر رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اب میں آپ سے ملتا ہوں کانسپریسی تھیوری سیریز کے پارٹ 3 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔